अगर आप इस ड्रामा की पिछली कहानी भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं ताकि कहानी आपके साथ कदम से कदम मिला सके। तो दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ा था। मिया बुझुई को समझाती है कि डरने से काम नहीं चलेगा, सच का पता लगाना ही होगा। ये सुनकर बुझुई सीधे अपने पिता के पास पहुंचती है और उस पुरानी तस्वीर का राज पूछती है जो उसने लिविंग रूम में देखी थी। पिता बताते हैं कि उस फोटो में वो खुद हैं, उनके साथ वॉन अंकल हैं और तीसरे उनके पुराने मैनेजर हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा राज खुलता है। वो मैनेजर एक खास वाइन जिसका नाम पियर ब्लॉसम था, उसे बनाते वक्त रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मतलब शुरुआत में ही सस्पेंस। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लू बुझुई का मसीहा बनकर उसका सारा कर्ज चुकाने उस गुंडे डी के पास पहुंच गया है। डी अपनी आदत से बाज नहीं आता और मजाक में कह देता है कि बुझुई फिर से पैसे मांगने आई थी तो उसका मन किया कि उसे पीटे। बस ये सुनते ही लू का पारा 7वें आसमान पर। वो इतना भड़क जाता है कि डी को भी कहना पड़ता है, भाई रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद जब लू घर लौटता है तो बुझुई उसे बताती है कि उसने दिन भर क्या क्या काम निपटाए। लू बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और शुक्रिया कहता है। दोनों का बॉन्ड यहाँ बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद दोनों लालटेन उड़ाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किस्मत देखिए, वो लाइटर ले जाना भूल जाते हैं। बुझुई पास की दुकान पर लाइटर लेने जाती है जहां उसे बाईडाओ की तस्वीर दिख जाती है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या वो बाईडाओ को जानती है। बुझुई बहुत ही पॉजिटिव जवाब देती है कि वो जहां भी होगा खुश होगा। दुकानदार समझ जाता है कि ये लड़की बाईडाओ के करीब थी, इसलिए वो उसे लाइटर गिफ्ट कर देता है और एक बहुत प्यारी सलाह देता है, बीते कल को भूल जाओ और आज में जीना सीखो। फिर वो पल आता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। लालटेन उड़ाते वक्त लू बुझुई की तारीफों के पुल बांध देता है जिससे वो ब्लश करने लगती है। और तभी एक चमत्कार होता है। कॉफी पीते ही बुझुई को एहसास होता है कि उसका स्वाद वापस आ गया है। लू बताता है कि उसे ये बात पहले से पता थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बुझुई को थोड़ा बुरा लगता है कि उसकी वजह से लू का स्वाद चला गया, लेकिन लू एकदम हीरो वाले अंदाज में कहता है, टेंशन मत लो, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। घर आकर एक और ट्विस्ट आता है। अब किस करने से भी उनका स्वाद वापस एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब जादू खत्म। वो हर तरह की ड्रिंक्स ट्राई करते हैं पर सब बेकार। फिर लू दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि मिया के कंपटीशन से पहले बुझुई ने एक स्पेशल ड्रिंक पी थी। तार जुड़ते हैं और पता चलता है कि वो ड्रिंक बाईडाओ ने बनाई थी। लेकिन यहाँ एक और बम फूटता है। वो बाईडाओ नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई नानके था। लू पहले तो वहां जाने से मना करता है, लेकिन आपको पता ही है बुझुई के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। इसी बीच कहानी में एक नया तड़का लगता है। लू पर नजर रखने के लिए मुंह उसके सामने वाला अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है और तभी एंट्री होती है बाईजिंग की, जो खुद को लू के बचपन की मंगेतर मानती है। वो भी वही घर खरीदना चाहती है। आखिरकार मू और बाईजिंग डील कर लेते हैं कि वो साथ में रहेंगे और लू बुझुई की जासूसी करेंगे, मतलब अब पड़ोसी भी दुश्मन। एक प्यारा सा सीन आता है जहां ठंडी में लू अपना स्कार्फ बुधुई को देता है और ये सब देखकर बाईजिंग जल भुनकर राख हो जाती है। अगले दिन वाइनरी में भी बाईजिंग अपनी टांग अड़ाती है और वाइन की कीमत बहुत ज्यादा तय करती है। लेकिन हमारी हीरोइन बुझुई, जो आम लोगों की नब्ज पहचानती है, सुझाव देती है कि कीमत कम रखो ताकि सब पी सके। लू को ये बात जंच जाती है और बाईजिंग का मुंह बन जाता है। अब लू और बुझुई मियाँ की मदद से नानके के बार में पहुंचते हैं। बहुत मनाने के बाद नानके राज खोलता है कि वो प्योर ब्लॉसम वाइन थी जिसकी वजह से उसके पिता की जान गई। और बुरी खबर ये कि वो वाइन अब खत्म हो चुकी है। बुझुई हार नहीं मानती। वो अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, अपनी माँ की याद दिलाती है और आखिरकार उन्हें वो शापित वाइन दोबारा बनाने के लिए मना ही लेती है। लेकिन पिता कहते हैं कि इसे बनने में 1 साल लगेगा। अब इतना टाइम किसके पास है? तभी बुझुई का दिमाग की बत्ती जलती है। उसने वो वाइन 5 साल पहले एक कंपटीशन में पी थी। एक ब्लॉगर दोस्त की मदद से वो उस आदमी लिन को ढूंढ निकालते हैं। लिन बताता है कि उसकी वाइन 5 साल पुरानी थी। यहाँ गणित गड़बड़ा जाता है। पिता ने 20 साल पहले बनाई थी, लिन के पास 5 साल पुरानी है। इसका मतलब कोई और भी है जो अभी भी ये वाइन बना रहा है। राज सुराग उन्हें प्योर ब्लॉसम विलेज ले जाते हैं। लू, बुझुई, नानके और उनका दोस्त यांग गांव पहुंचते हैं। पीछे पीछे जासूस मू और बाईजिंग भी याद धमकते हैं। वहां का होटल मालिक जेजे निकलता है, जो बुझुई के पिता के दोस्त का बेटा है। होटल में रूम कम है तो दुश्मनों को साथ रहना पड़ता है। बाईजिंग और बुझुई के बीच प्लग पॉइंट को लेकर जो बच्चों वाली लड़ाई होती है वो देखने लायक थी।
धीरे धीरे राज खुलने लगते हैं। जेजे का अतीत संदिग्ध है। उधर नानकी और मिया के बीच थोड़ी रोमांस की चिंगारी भड़कती है और लू घायल बुजुई को गोद में उठाकर घूमता है, जिससे बाईजिंग का खून खौल उठता है। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो लोग एक बंद पड़ी वाइनरी में घुसते हैं। बुजुई को अपनी नाक पर भरोसा होता है और वो प्योर ब्लॉसम की खुशबू पहचान लेती है। वो और नान के एक गुप्त कमरे का ताला तोड़ते हैं और वहां उन्हें वो वाइन मिल जाती है। लेकिन तभी विलन की एंट्री होती है। वाइनरी का मालिक यांग उन्हें अंदर कैद कर देता है। पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड जेजे का पिता वान है। वो यांग को हुक्म देता है कि सबको जलाकर मार डालो। लू बुजुई को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। वो भागने के बजाय उसके साथ मरने को तैयार हो जाता है। ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लू कहता है, मुझे स्वाद नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। भाई साहब, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। खैर, एंड में पुलिस आ जाती है क्योंकि जेजे और बाईजिंग ने सही टाइम पर उन्हें बुला लिया था। विलन भाग जाते हैं लेकिन जान बच जाती है। लू और बुजुई का प्यार देखकर बाईजिंग को भी समझ आ जाता है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो इज्जत के साथ साइड हो जाती है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बुजुई वो वाइन पीती है और उनका स्वाद वापस एक्सचेंज हो जाता है। लू को उसका टेस्ट मिल जाता है और वो अपनी नई वाइन की कीमत 199 रुपये रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुजुई ने चाहा था। बुजुई के चेहरे पर खुशी खेल उठती है जब लू धीरे से कहता है, मैंने इस वाइन की कीमत इसलिए कम रखी है ताकि हर कोई इसका स्वाद ले सके। जब ये स्वाद सबकी जुबान पर होगा तभी मेरी वाइनरी सच में कामयाब कहलाएगी। बुजुई उसकी बात सुनकर फूल ही नहीं समाती और उसी पल लू उसे करीब खींचकर हल्के से गले लगा लेता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखने लगती है। अगर एक दिन तुम्हारा ये स्वाद खो गया तो क्या होगा? लू मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, पियर ब्लॉसम सच में कहाँ बनती है, हम जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। उधर पार्क में नान के मिया को झूले पर झुला रहा होता है। हवा ठंडी होती जाती है और मिया कांप कर कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नान के तुरंत अपना कोट उतारकर उसके कंधे पर डाल देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर गर्माहट दे देता है। उस पल मिया पूछ बैठती है, क्या तुम कभी किसी लड़की से पहले प्यार कर चुके हो? नान के एक पल रुक कर कहता है, मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही मिया का चेहरा धीरे से चमक उठता है। दूसरी तरफ लू के मन में एक अलग ही खलबली मची थी। अब किस करके स्वाद ट्रांसफर तो हो नहीं सकता था, मगर उसका दिल चाहे जा रहा था कि किसी तरह बुजुई को चूम ले। उसने तुरंत एक बहाना बनाया, चलो एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद इससे कोई इशारा मिले। बुजुई भोलेपन से मान गई और जैसे ही उसने लू को किस किया, लू की आंखों में एक चालाक सी मुस्कान उभर आई। उसे बेवकूफ बनाकर वो मन ही मन हंस रहा था। अगले दिन दोनों बाहर घूमने निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात नानके और मिया से हो गई। चारों साथ बैठे, बातें हुई और उसके बाद जब लू और बुजुई वहां से निकले तो नानके चुपके से मिया को किस कर देता है। मिया की आंखें झट से भर जाती हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। इसी बीच डॉक्टर वाइन कंपनी में सब लोग लू की बनाई वाइन पर चर्चा करने लगते हैं। मिया के सहकर्मी कहते हैं, ये फ्लेवर तो बेहद कमाल का है। मिया आत्मविश्वास से जवाब देती है, मुझे यकीन है ये वाइन टॉप 10 में जरूर आएगी। उधर लू शिया और यांग से मिलता है और कहता है, मैं बुजुई को प्रपोज करना चाहता हूँ, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। दोनों उसे सलाह देने लगते हैं, जबकि उसी समय नानके को पुलिस स्टेशन से चौंकाने वाली खबर मिलती है। यांग ने आत्या कर ली। नानके सुनते ही सन रह जाता है। इसी दौरान शिया लू के घर पहुंचता है और देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग से मुंह राइफल की तरह टेलीस्कोप लगाकर लू पर नजर रखा है। वो उसे पकड़कर लू के सामने लाता है। मुंह सच उगल देता है, ये सब तुम्हारे पिता के कहने पर किया। तुम्हारा स्वाद खो गया है, फिर भी तुम उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लू का गुस्सा फट पड़ता है। वो मुंह को घर से निकाल देता है। उधर मुंह लू के पिता से मिलता है और बताता है कि लू का स्वाद चला गया है। सुनते ही पिता बेचैन हो उठते हैं। लेकिन इसी रात लू पूरी वाइनरी को सजा देता है। रोशनी, मोमबत्तियां, एक जादुई माहौल। बुजुई अंदर आते ही अचंभित रह जाती है। लोग घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और गिफ्ट में देता है एक लॉकेट जिसमें एक छोटी वाइन की बोतल कैद थी। बुजुई की आंखें चमक उठती हैं। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, जैसे तुम्हें संभाल कर रखूंगी। और आतिशबाजी के नीचे दोनों एक दूसरे को प्यार से चूम लेते हैं।
लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। लू को महसूस होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, इसलिए दोनों तुरंत घर लौट आते हैं। इसी बीच नानके मिया को बार में ले जाता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। बाइडाओ की मौत के बाद मैंने वहाँ के मैनेजर को पीटा था, इसलिए मुझे 7 साल जेल में रहना पड़ा। तुम सोचती हो मैं अच्छा इंसान हूँ? नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पाऊंगा। मिया उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अच्छा इंसान वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो होता है जो दूसरे का दर्द महसूस करे। तुमने मेरे भाई की मदद की, मुझे ड्रिंक से रोका, अपने भाई के लिए लड़ते रहे। तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मैं जानती हूँ। उस पल नानके समझ जाता है कि मिया उसे सच में दिल से चाहती है। वहीं एक आदमी ने वान को खबर दी, नानके तुम्हारी वाइनरी वाले मैनेजर का बेटा है। और अब हमें एहसास होता है वान ही सबको फॉलो करवा रहा था। फिर लू को उसके पिता का फोन आता है, तुम्हारा स्वाद खत्म हो चुका है। अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम्हारी वाइनरी बंद हो जाएगी, वापस आ जाओ। लेकिन लू इनकार कर देता है, बल्कि ये कंपटीशन का प्रस्ताव रख देता है। अगर मैं जीत गया तो मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, और अगर हार गया तो आपका बिजनेस संभालूंगा। कंपटीशन के दिन पहला राउंड बुझहुई बनाम लू के पिता होता है और बुझहुई जीत जाती है। सब चौंक जाते हैं। दूसरे राउंड में गलती से लू की मदद नहीं हो पाती क्योंकि उसका स्वाद खो चुका होता है, और इस बार लू के पिता जीत जाते हैं। फिर भी लू दुखी नहीं होता, बल्कि शांत रहता है, और यही देखकर बुझहुई गहराई से प्रभावित हो जाती है। रात में बुझहुई सपना देखती है, खून, किसी का मारा जाना। नींद टूटते ही वो नानके को फोन करती है। पुराने गोदाम के पास एक लाश है। नानके कहता है, सपना हो या सच, हम जांच करेंगे। डी और गुंडों को साथ लेकर दोनों गोदाम पहुंचते हैं। गार्ड से भिड़ंत कराने के बाद नानके मिट्टी खोदना शुरू करता है, और अचानक उसे एक अंगूठी मिलती है, वही अंगूठी जो उसके माता पिता पहना करते थे। नानके का दिल दहल जाता है। मेरे पिता को यहीं दफनाया गया है। बुझहुई अब समझ जाती है उसका सपना सच था। पुलिस को बुलाया जाता है। वान वहां आकर बहुत कुछ छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन नानके सब बता देता है। उधर कंपटीशन का तीसरा राउंड शुरू होने वाला होता है। बुझहुई नहीं पहुंच पाती। लू अकेले उतरता है और प्रतिद्वंदी के रूप में आता है मो, और तभी उसकी कल्पना में छोटा लू फिर प्रकट होता है। फ्लेवर भूल सकते हो, लेकिन यादें नहीं। पिता की पुरानी ट्रेनिंग याद आते ही लू फ्लेवर सही पहचान लेता है। मुंह बाकी सब फ्लेवर विस्तार से लिखता है और जीत जाता है। कंपटीशन खत्म होते ही मुंह लू से कहता है, स्वाद नहीं होते हुए भी तुमने मेन फ्लेवर पकड़ा, तुम सच में इस काम के लिए बने हो। लू उसके लिए ताली बजाता है। बुझहुई वापस लौटती है और उसे हारता देखकर दुखी हो जाती है। लू धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरता है। जीत हार आती जाती रहती है, लेकिन इस कंपटीशन ने मुझे सिखाया कि मैं चाहे जितना प्रयत्न कर लूं, अपने पिता को अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकता। उस रात लू पिता से मिलने जाता है। पिता उसे समझाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वाइनरी क्यों बेचना चाहा। लू पूछता है, क्या आप माँ से प्यार करते थे? पिता की आंखें भर आती हैं, बहुत, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और तब लू समझ जाता है उसके पिता कभी दुश्मन नहीं थे, बस एक अकेले इंसान थे जो परिवार को जोड़े रखना चाहते थे। अगली सुबह छोटा लू उसकी कल्पना में आकर कहता है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम आखिरकार अपने पिता के पास लौट आए हो। और वो गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद बुझहुई को एक आदमी लेने आता है। लू के पिता ने बुलाया है। वहाँ बुझहुई से उसके रिश्ते पर सवाल पूछे जाते हैं, और उसके जवाब सुनकर लू के पिता की आंखें चमक उठती हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारे पिता की पियर ब्लॉसम वाइन 20 साल पहले पहली बार बनी थी, तो लोग उसे पाने के लिए दीवाने हो गए थे। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। प्यार, परिवार और वाइन के हर घूंट में छुपी एक अधूरी याद का सफर। मिया धीरे धीरे नानके आती है। उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। लेकिन नानके का चेहरा बदला हुआ था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मिया, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मिया हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा शायद ये मजाक होगा। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। नानके सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम मुझे अब परेशान करती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं ब्रेकअप चाहता हूँ। मिया की आंखों में पानी आने लगता है। तुम सच में ये कहना चाहते हो या किसी और वजह से ऐसा बोल रहे हो? लेकिन नानके हर सवाल को काट देता है। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। बस
मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मिया का दिल टूटकर बिखर जाता है। वो कुछ देर चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही उसके कदमों की आवाज धीमी हो जाती है, नानके दीवार से लगकर भारी सांस लेता है। मिया, तुम जानती भी नहीं हो कि मैं क्यों दूर जा रहा हूँ। मेरे पिता के केस की जांच चल रही है और अगर सच्चाई सामने आई तो शायद मेरी जिंदगी ही ना रहे। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हटा रहा हूँ। उधर बुझुई और लू शहर की गलियों में घूमने निकले थे। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उन्हें 2 प्यारे हेयर बैंड देता है। लू मुस्कुराकर वो बुझुई के बालों में लगा देता है। बुझुई हंसकर कहती है, अब तुम्हें भी पहनना होगा। लू घबरा जाता है। अगर मेरे फैंस ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बुझुई का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो एक शब्द बोले बिना दूसरी तरफ देखने लगती है। लू समझ जाता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वो तुरंत अपना सिर आगे बढ़ाता है। ठीक है, लगा दो, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बैंड पहनते ही बुझुई खिलखिलाकर हंस पड़ती है और उस पल लू को लगता है काश ये मुस्कान कभी ना जाए। शाम होते ही बुझुई अपने घर लौटती है और मिस्टर वैन को फोन करती है। मेरे पिता की वाइनरी किसने खरीदी? वैन ठंडे लहजे में कहता है, ये डील लू के पिता ने की है। ये सुनते ही बुझुई का चेहरा बिल्कुल खफा हो जाता है। इसी बीच मुंह अपनी नई वाइनरी लेने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखता है। लू और बुझुई साथ पहुंचते हैं। मिया, शिया और नानके भी आए थे, लेकिन नानके को देखते ही मिया का दिल कांप जाता है और वो तुरंत पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी के बीच मो लू के पास आता है और धीरे से कहता है, सर ने जो वाइनरी मुझे दी वहां काफी पुरानी वाइन पड़ी है, लेकिन अकाउंट देकर पता चला कि नई वाइन खरीदने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? लू सफाई से कह देता है, नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा बाद सब वाइनरी में पहुंचते हैं। वहां बुझुई एक बोतल उठाकर कहती है, ये तो पियर ब्लॉसम वाइन है। सब चौंक जाते हैं। नानके तुरंत सवाल करता है, 20 साल पुरानी वाइन तुम्हारे पिता की वाइनरी में कैसी आई? मतलब पीछे से सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। उस पल बुझुई को भी वो बात याद आती है। वैन ने कहा था कि उसकी वाइनरी लू के पिता ने खरीदी है। बुझुई धीरे से लू की तरफ मुड़कर पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे पिता ने मेरी वाइनरी खरीदी? लू कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हाँ, मुझे पता था। बुझुई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। इतने दिनों तक तुमने मुझसे ये छुपाया? लू समझाने की कोशिश करता है, अगर बता देता तो शायद तुम मुझे गलत समझती। लेकिन बुझुई टूट चुकी थी। उसने कुछ नहीं सुना। वो वाइनरी के एक पूरे बॉक्स की बोतलें खोलकर पीने लगती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं, आंखें लाल, और फिर अचानक वो लू को पकड़कर किस कर देती है। उस पल लू को उसका खोया हुआ स्वाद वापस मिल जाता है और उसी पल बुझुई बोलती है, अब जब तुम्हें स्वाद वापस मिल गया है तो मेरी जरूरत भी नहीं रही। ये कहकर वो लू को छोड़कर चली जाती है। रात में नानके उससे मिलने आता है। वो शांत होकर कहता है, मैंने सोचा था तुम लू को दोषी नहीं मानोगी। बुझुई रोते हुए जवाब देती है, मैं लू को नहीं, खुद को दोषी मानती हूं। अगर मुझे बचपन की यादें याद होती तो इतने सवाल नहीं होते। नानके पूछता है, तो क्या वो यादें वापस लाने का कोई तरीका है? बुझुई धीमी आवाज में कहती है, हाँ, अंधेरे कमरे में जब मैं पियर ब्लॉसम वाइन महसूस करती हूँ, मुझे बचपन की बातें याद आने लगती हैं। उधर लू अपने पिता से मिलने जाता है। इतनी पियर ब्लॉसम वाइन क्यों खरीदी आपने? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, ये तुम्हारी माँ की पसंद थी। उनके जाने के बाद ये वाइन ही उनसे जुड़ी एकमात्र याद बची थी। और तभी लू की आंखों के सामने अपने बचपन की यादें करने लगती है। वो देखता है कि बुझुई के पिता मिस्टर वैन और नानके के पिता मिलकर एक वाइन इवेंट आयोजित करते हैं। माँ बाप उस वाइन का स्वाद लेते हैं। डील पक्की होती है और तभी उसकी पहली मुलाकात होती है छोटी बुझुई से। लू के मन में अगला सवाल उठता है,
क्या आपने बुझुई के पिता से संपर्क करके वाइनरी खरीदी? पिता कहते हैं, हाँ, मेरे पास वैन का कार्ड था, वहीं से शुरुआत हुई थी। इतने में लू को जेजे का फोन आता है। मुझे अस्पताल से ले जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। नानके के आदमी वैन को खबर देते हैं कि जेजे गायब है। वैन बेचैन हो जाता है। जेजे घर आते ही लू को बताता है, मेरे पिता ने बुझुई और नानके दोनों पर नजर रखने के लिए लोग लगाए थे। उधर नानके स्टोर रूम में ढेर सारी पियर ब्लॉसम वाइन लाता है। बुझुई उन सबको एक बड़े कटोरे में भरकर रख देती है। नानके धीरे से दरवाजा बंद करता है, लाइट ऑफ कर देता है और बाहर आकर इंतजार करने लगता है। अंदर बुझुई अकेली, घुप अंधेरा, दिल जोर से धड़क रहा था। वो कांपते हाथों से कटोरे को पकड़ती है और धीरे से अपना चेहरा वाइन में डुबो देती है। और तभी वो बचपन की भूली हुई यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। बुझुई जैसे ही अंधेरे स्टोर रूम से बाहर आई, उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था। लेकिन नजर में एक चीज साफ थी, सच याद आ चुका था। आवाज कांपते हुए वो नानके से कहती है, पियर ब्लॉसम के फॉर्मूले को मेरे पिता ने नहीं, मिस्टर वान ने चुराया था। और फिर उसके शब्दों में जैसे बरसों दबा हुआ तूफान निकलने लगता है। वो बताती है कि उस रात असल में क्या हुआ था। नानके के पिता ने फॉर्मूला चोरी होते देख लिया था और वो बुझुई के पिता को सच बताने ही वाले थे, तभी वान उन्हें रोकने आया। बहस बढ़ी। नानके के पिता ने वान को धक्का दिया, हाथ कट गया और गुस्से के अंधेरे में वान ने एक लोहे की रॉड उठाई। बस एक बार और सब खत्म। वो लाश को घसीटकर पुराने गोदाम में मिट्टी के नीचे दबा देता है और तभी नन्ही सी बुझुई खामोश खड़ी सब देख रही थी। वाइन के कंटेनर का ढक्कन ढीला था और सदमे में वो उसमें गिर पड़ी थी और वहीं से उसकी यादें धुंधली होनी शुरू हुईं। ये सब बताते ही उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी अचानक मिया का भाई वहां दौड़ता हुआ आता है। मिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। नानके बिना वक्त गंवाए सीधा मिया के घर पहुंचता है, लेकिन मिया बिल्कुल ठीक थी। दरअसल नानके ने उससे ब्रेकअप किया था। वो कमरे में अकेले उदास बैठी थी, इसलिए उसके भाई ने झूठ बोलकर नानके को वहां बुलाया। उधर बुझुई जैसे ही घर पहुंची, उसके पिता फर्श पर गिरे हालत में पड़े थे। वो घबराकर उन्हें उठाती है और तभी पीछे से कुछ कदमों की आवाज आती है। वान और उसके आदमी। बुझुई गुस्से से पूछती है, मेरे पिता को क्या किया तुमने? वान ठंडे लहजे में उल्टा सवाल करता है, जेजे को कहाँ छुपाया है? बुझुई साफ इनकार करती है। वो लू को फोन करती है, लेकिन उसी समय वान के लोग बुझुई और उसके पिता को उठाकर ले जाते हैं। लू जब वापस कॉल करता है, फोन बजता तो है, लेकिन बाथरूम के पानी से भरे टब में डूबा हुआ। टेबल पर एक नंबर लिखा था, 87। तुरंत वो जेजे को फोन करता है। 87 का मतलब? जेजे कहता है, वो मेरे पिता की गाड़ी का नंबर है, 87 प्लेट। लगभग उसी समय नानके को भी पता चलता है कि वान बुझुई को ले गया है। नानके लू को बताता है। लू धीरे से जवाब देता है, मैं सब जानता हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो शिया को 87 नंबर की कार ढूंढने का काम सौंपता है। शिया लाइव जाकर सबको संदेश भेजता है, अगर किसी ने 87 प्लेट वाली कार देखी हो तो तुरंत संपर्क करो। और उधर वान ने बुझुई और उसके पिता को बांध कर रखा था। उसकी ठंडी आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तुम्हें सब कुछ याद आ गया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। उसी समय लू को हवा में एक बेहद जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है। वही खुशबू जो उसने बुझुई के लॉकेट में बंद वाइन के रूप में उसे गिफ्ट की थी। उस लॉकेट की शीशी टूट चुकी थी और उसकी महक लू तक पहुंच गई थी। लू समझ गया, बुझुई इसी घर में है। वान कमरे में वाइन फैलाने लगा और तभी लू दरवाजा तोड़कर अंदर आया। वान लाइटर निकालकर बोला, तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तुम लू ग्रुप के वारिस हो, यहां से चले जाओ, इस साधारण लड़की को छोड़ दो। लू अचानक उसके करीब जाकर कहता है,
मेरे लिए यही लड़की सबसे कीमती है। और फिर एक जोरदार धक्का, लड़ाई शुरू हो जाती है। वान को बुरी तरह हराने के बाद लू बुझहुई के बंधन खोल देता है। इसी मौके पर वान भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर पहले से नानके खड़ा था। तभी जेजे भी पहुंचा। नानके वान का गला पकड़कर कहता है, मैं चाहूं तो अभी खत्म कर दूं, पर मैं नहीं चाहता कि जेजे को मेरी तरह पिता खोने का दर्द मिले। जेजे रोते हुए सामने आता है, सच बोल दो और जेल चले जाओ, मैं खुद का ख्याल रख लूंगा। मिया पुलिस के साथ पहुंचती है। लुटा पिटा वान हथकड़ी में बांध दिया जाता है। मिया नानके को कसकर गले लगाती है। तुमने बदले में अंधा होकर कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कह रही हूँ। और वो मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमने सही रास्ता दिखाया। वान जेल चला जाता है। जेजे को मिया सांत्वना देती है। उधर लू लड़ाई से घायल हो जाता है। शियाव यांग उसे देखने आते हैं। बुझहुई उसके लिए खाना बनाकर लाती है। लू मुस्कुराकर कहता है, मुझे चोट लगती है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें लगी थी तो मुझे बहुत दर्द हुआ। यांग हंस पड़ता है, तुम्हें एक बार दर्द होता है, उसे तुम्हारे लिए 2 बार सहना पड़ता है। लू हंसते हुए बुझहुई को गले लगा लेता है और शरारत करने लगता है। शिया और यांग शर्माकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नानके मियाँ को एक सुंदर जगह ले जाकर घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से जी पाऊंगा। तुमने मुझे जिंदगी वापस दी। क्या तुम मेरी हमेशा की जिंदगी बनोगी? मियाँ खुशी से रो पड़ती है और उसे हाँ कह देती है। मू बाइजिंग से मिलने जाता है और वहाँ हमें साफ समझ आता है कि वो उसे चुपके से पसंद करता है। मियाँ कंपनी से इस्तीफा दे देती है। उसकी जगह शिया ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिन बाद बुझहुई के पिता लू के पिता से मिलने आते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई नई पियर ब्लॉसम वाइन लेकर। लू के पिता उस फ्लेवर को चखते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। ये वही स्वाद है जो बरसों से खोया हुआ था। दोनों परिवार एक साथ खाना खाते हैं। हंसी, अपनापन और पुराने जख्मों की जगह भावनाओं की नई मरहम। मियाँ का भाई अपने माता पिता को नानके से मिलवाता है। सबको वो पसंद आता है। उधर लू और बुझहुई अपनी वाइन पीते हुए बैठे हैं। लू सोचकर कहता है, अगर तुम्हारे पिता की वाइनरी को हम फिर से शुरू करें तो कैसा रहेगा? बुझहुई धीरे से मुस्कुराती है, वो मेरे पापा का सपना था। अगर तुम साथ हो तो मैं सब कर लूंगी। लू कहता है, तो फिर सपना नहीं, योजना बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बुझहुई उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुमने मुझे वो जिंदगी दी जो मैं सोचती भी नहीं थी। लू मुस्कुराकर उसे अपने बाहों में भर लेता है और दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। अगले दिन नया साल था। सभी साथ आए। लू, बुझहुई, नानके, मियाँ, शिया और यांग सब मिलकर पार्टी रखते हैं। लू बुझहुई से पूछता है, नए साल की ख्वाहिश? बुझहुई धीरे से कहती है, मेरी सारी चाहतें तुमने पूरी कर दी हैं। अब बस एक दुआ है, हम सब ऐसे ही हमेशा साथ रहे। लू हंसता है, तो फिर ये दुआ जरूर सच होगी। संगीत बजता है, आसमान में रोशनी फैलती है और प्यार के इस सफर का आखिरी सीन खुशियों की मुस्कुराहटों में खो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, इससे मुझे आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। कमेंट में बताना कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा या अगली वीडियो किस तरह की देखना चाहते हो। आपकी बातें पढ़ना सच में अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही जुड़े रहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और अपना ध्यान रखना।